सबसे पहले ये रहा यहाँ पे कॉपी ऑफ दिस रिज्यूमे जिसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन जैसे कि समरी, एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में मेंशन किया है। ये कंप्लीटली फ्रेशर्स के लिए है, तो अगर आपने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ पे हम लोग किस तरह से अपने स्किल सेट्स को दिखा सकें। तो वही चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फ्रेशर्स को अपना रिज्यूमे किस तरह से बनाना है। तो मूव करते हैं और एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर में जाने से पहले बाहर की चीजें समझते हैं कि जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो हमें फॉन्ट साइज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉन्ट साइज यहाँ पे होना चाहिए वो हेडर्स के लिए होना चाहिए 12 एंड आपकी जो बॉडी है किसी भी सेक्शन की उसके अंदर आप यहाँ पे 10 का फॉन्ट साइज रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफिक्स यूज करना अवॉइड करें। जैसे कि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डिफाइन किया, फर्स्ट नेम के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन करी डिफरेंट चीजें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल पास किया है, फोन नंबर, लोकेशन, देन आपके पास गिटहब अकाउंट है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कीजिए, नहीं है तो बना के उसके अंदर प्रोजेक्ट्स आपके मेंशन कीजिए। आपका लिंक्डइन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए एंड इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो अकाउंट तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो। अब इस केस में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि काफी सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि ईमेल का जैसे सिंबल होता है वो ऐड करके उसको लिंक कर देते हैं, या फिर गिटहब का सिंबल ऐड करके उसको लिंक कर देते हैं, लिंक्डइन का सिंबल ऐड करके उसके अंदर लिंक्डइन को ऐड कर देते हैं। बट ये जो ग्राफिक्स है ये यहाँ पे रीड नहीं कर पाता है एटीएस, तो उस केस में ग्राफिक्स को आपको अवॉइड करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे गिटहब लिख सकते हो और उसके पीछे अपने लिंक को ऐड कर सकते हो। सेम गोज फॉर लिंक्डइन एज वेल ओवर हियर, ये भी आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से करना होता है। सो लेट्स मूव ओवर हियर। सिंपली जब भी आपका जैसे गिटहब है, मैंने यहाँ पे गिटहब को ऐड करने के लिए इसे इस सेक्शन को आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक पे जाके और आप इसे लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। सेम गोज फॉर लिंक्डइन एज वेल, पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ए में हमें जाना है एंड फॉन्ट कलर को आप ब्लैक कर दीजिए। इवन दो आप चेंज कर देंगे अंडरलाइन होने की वजह से समझ में आ जाएगा कि दिस हैज अ लिंक अटैच, बट ज्यादा बेटर है कि जब भी लिंक अटैच्ड है तो उस केस में आप यहाँ पे इसे ब्लू में ही रहने दीजिए ताकि इट विल बी मच मोर रीडेबल। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करी, हमारा ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन। लोकेशन इंपॉर्टेंट कब होती है, जब आप ना दूसरी किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो कि आपकी ही सिटी के अंदर है। अच्छा, काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर सिटी को एम कर रहे हैं तो अपनी सिटी उसी पर्टिकुलर सिटी को मेंशन कर देते हैं ताकि उनकी जॉब पाने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट अप ओवर हियर इज अ समरी। अब प्रोफेशनल समरी डिबेटेबल है, काफी लोग प्रेफर करते हैं कि वो समरी लिखें, काफी लोग कहते हैं कि समरी ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जब हम फ्रेशर हैं तो हम उस केस में समरी कब लिख सकते हैं कब नहीं। तो इफ यू आर अ फ्रेशर, आपके रिज्यूमे में अच्छी खासी स्पेस है आपके पास, तो उस केस में आप समरी ऐड कर सकते हो। बट समरी में अगर हम रेपिटेटिव वही कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारे रिज्यूमे के अंदर भी है तो फिर उस केस में हम समरी को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर स्पेस कम है तब भी समरी अवॉइड की जा सकती है। तो समरी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इसे रख रहे हो तो आप इसके अंदर और भी ज्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर जाए। बट अगर आपके रिज्यूमे में स्पेस ही नहीं है, एज अ फ्रेशर हमें 1 पेज रिज्यूमे इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। तो अगर आपके रिज्यूमे में स्पेस ही नहीं है तो फिर उस केस में आप प्रोफेशनल समरी या फिर समरी को हटा सकते हो। अच्छा, इसको समरी आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल समरी, ठीक है, इन दिस केस सिनारियो, क्योंकि प्रोफेशनल समरी तब डालेंगे जब हम लोग ना एक्सपीरियंस्ड होंगे। अभी एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट कॉल इट समरी। देन कम्स योर एजुकेशन ओवर हियर। अब एजुकेशन के केस के अंदर हमें हमारा कॉलेज नेम, हमारी फील्ड जो भी हमने किया है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। सबसे पहले डिग्री यहाँ पे आती है, फील्ड यहाँ पे आती है, यानी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आता है, यूनिवर्सिटी का नाम आता है, किस लोकेशन पे है वो आता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज डेट ऑफ कंप्लीशन। आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी यहाँ पे लिखा होना जरूरी है, क्योंकि काफी लोग उस तरीके से गैप को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं कि आपके रिज्यूमे में गैप नहीं हो, तो इस करके आपकी एजुकेशन कब कंप्लीट हुई थी ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन होना जरूरी है। अच्छा, अगर आपका रिज्यूमे के अंदर गैप भी है तो उस बीच में आपने क्या किया है वो भी आप अपना कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हो अगर आपके कोई एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस है तो। बट अगर गैप नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये तो मेंशन करना जरूरी है ही सही। इवन डेट के लिए हमारे पास तरीका यही होता है कि आप पहले यहाँ पे मंथ का नाम लिखें, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर डिफाइन करें जिसमें ये स्टार्ट होगा और कब हमने एंड किया वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे कि अगेन सेम थिंग, मंथ एंड एंड ईयर
तो ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, मंथ भी डिफाइन करना है, ईयर फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंटर जो कि हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है हमारी स्किल्स का। अब स्किल्स के अंदर हम काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जहां पे डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन कीवर्ड्स के अंदर चला गया, एंड एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये हमारे विजुअलाइजेशन के अंदर हो गए। देन कम्स प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, जहां पे आप पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मेंशन कर सकते हो, एसक्यूएल भी मेंशन कर सकते हो। अब वैसे तो काफी मोस्टली लोग एसक्यूएल यूज करते हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चर्ड कोई लैंग्वेज ना लिख के एसक्यूएल ही लिखना प्रेफर करते हैं। बट आप ये गलती मत करना कि सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल यहाँ पे लिख दिया या पोस्टग्रे एसक्यूएल यहाँ पे लिख दिया। जब आपको एसक्यूएल आती है तो आप एसक्यूएल भी यहाँ पे लिखें। अगर आपको माई एसक्यूएल में भी आपने काम किया हुआ है तो भी यहाँ पे एसक्यूएल लिखना जरूरी है, बिकॉज इट मैचेस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर आता है आपका मशीन लर्निंग, जिसमें सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रिग्रेशन होता है। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ऑटोमेशन एंड ईटीएल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आपको आते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मेंशन कर दो। अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, हर पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे एक लाइन से डिवाइड किया है, तो ये करके ना हम काफी इजीली ब्रेक कर पाते हैं अपने पेजेस को मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर, एंड काफी इजीली इसका रीडेबिलिटी यहाँ पे आती है। देन उसके बाद आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट अबाउट वन वर्ड पार्ट एज वेल, कि एजुकेशन को ऊपर रखा जाए या एजुकेशन को नीचे रखा जाए सर्टिफिकेशंस के ऊपर। देखो, अगर आपकी एजुकेशन रेलिवेंट है टू द करंट पोजीशन दैट यू आर ट्रांजिशनिंग फॉर, डेटा एनालिस्ट के लिए ट्रांजिशन कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री है या स्पेशलाइजेशन किया है डेटा साइंस के अंदर या बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर अच्छे कॉलेज से, तो उस केस के अंदर आप एजुकेशन को ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, जस्ट आपकी समरी के नीचे। बट अगर आपकी एजुकेशन इररेलेवेंट है तो उस केस में मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, उस केस में आप इसे नीचे की तरफ रखें। नीचे की तरफ कहाँ? जहां हमारे सर्टिफिकेशन से इससे जस्ट ऊपर हम लोग हमारी एजुकेशन को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी लिख रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, स्किल्स के अंदर लिख रहे हो या कहीं और पे भी अगर आप आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर एडीए लिख रहे हो, तो मेक श्योर करना कि जब भी आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज लिख रहे हो, जैसे कि एसक्यूएल लिख रहे हो या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लिख रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म दोनों लिखे हुए होने चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट एटीएस विल अंडरस्टैंड। क्या उसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पता है या उसे एडीए पता है, वो हमें नहीं पता है। तो मेक श्योर करना है कि दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे लिखनी है, एब्रिविएशंस भी यहाँ पे लिखने हैं, लॉन्ग फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखना है। देन बारी आती है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की। अब प्रोजेक्ट्स की केसेस में हम लोग किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आपका यहाँ पे आ जाए, कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज करे हैं वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट आ जाए आपका लिंक यहाँ पे, कि जो भी आपका लिंक है जो कि गिटहब से अटैच्ड है, इसीलिए गिटहब मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि गिटहब पे आपका लिंक होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अभी मैंने कोई भी लिंक्स यहाँ पे अटैच नहीं किए हैं, बट आपके केस में आप यहाँ पे लिंक अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे आती है आपके पॉइंटर्स। तो जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करो, मेक श्योर इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स को हमें ओवर यूटिलाइज भी नहीं करना है और अंडर यूटिलाइज भी नहीं करना है, बट प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करते हुए या वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करते हुए, किसी अचीवमेंट्स को मेंशन करते हुए हम ये सब कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जब हमारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वो आता है आपका क्वांटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80% एक्यूरेसी, दूसरा लिखा है रिड्यूसिंग एरर्स बाय 95%। तो ये क्वांटिफाई करना होता है। अब काफी लोग क्वांटिफिकेशन के अंदर क्या गलती कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्वांटिफाई तो कर देते हैं, बट किस तरह से क्वांटिफाई कर देते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया विच लेड टू इंक्रीज इन सेल्स बाय 5%, 10%। भाई, प्रोजेक्ट कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकता है? ये तो आपने इंप्लीमेंट करा ही नहीं है। तो उस केस में ये चीज समझनी जरूरी है कि जब आप क्वांटिफिकेशन मेंशन कर रहे हो तो क्वांटिफिकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी समझो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने रियल लाइफ सिनेरियो पे अप्लाई नहीं किया है, तो आपको नहीं पता है कि आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है या कोई और चीज इंक्रीज हुई है। बट यहाँ पे अचीव 80% एक्यूरेसी इन प्रिडिक्शन ऑफ चर्न, तो हमने जो भी प्रिडिक्ट किया वो सही निकला, 80% एक्यूरेट निकला, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आईपीएल का एनालिसिस किया हो, ठीक है, आईपीएल के डेटा का एनालिसिस किया हो हमने, जिसमें हमने प्रिडिक्ट किया हो पुराने डेटा के थ्रू कि 2024 के अंदर कौन जीतेगा, और वो 80% एक्यूरेट निकला बेस्ड ऑन द डेटा, देन दैट मीन्स हम यहाँ पे 80% एक्यूरेसी बता सकते हैं। क्लीनिंग करें जिससे कि एरर्स 95% तक रिड्यूस हो गए, वो हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर
सकते हैं, बट सेल्स 5-10% से इंक्रीज हो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ क्वांटिफाइंग योर रिज्यूमे। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि क्वांटिफाई करते टाइम कॉन्टेक्स्ट को तो समझो कि काफी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मेक सच मिस्टेक्स। तो हमेशा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे 3 से 4 मेंशन कर सकते हो ऑफ ऑल द टूल्स दैट यू हैव लर्न, चाहे फिर वो विजुअलाइजेशन हो, सीक्वल हो, पाइथन और मशीन लर्निंग हो, एक्सेल एसक्यूएल हो एंड पाइथन हो, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो वो रख सकते हो। आपके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। तो ये दीज प्रोजेक्ट्स कुड बी बिटवीन 3 to 5 ओवर हियर। ज्यादा ओवर स्टफ मत कीजिए प्रोजेक्ट्स के साथ। आपने भले 20 प्रोजेक्ट बना रखी हो, चूज बेस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स जिनको आप यहाँ पे मेंशन कर सको, ठीक है। इनके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे पावर बीआई डैशबोर्ड, सीक्वल क्वेरीज, ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग हाईलाइट करते तो हमारे लिए काफी अच्छा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट्स को अब हमने डिस्कस करा है, तो लास्ट बात करते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के बारे में। सर्टिफिकेशंस की केस के अंदर हम यहाँ पे जो भी हमने सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो मेंशन कर सकते हैं, कब वो सर्टिफिकेशन मिला था या कितने ड्यूरेशन का कोई कोर्स अगर आपने किया है वो था, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन मेंशन करना भी जरूरी है। अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई भी अचीवमेंट्स रही है इन कॉलेज, जहाँ पे आपने कोई टीम हैंडल करी हो, कहीं पे आप लीडर रहे हो किसी कोई भी XYZ कम्युनिटी के, तो वो भी आप यहाँ पे अचीवमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो एक एक्स्ट्रा सेक्शन बना के। स्पेस कम है तो आप यहाँ पे समरी को रिड्यूस कर सकते हो, बट इन अचीवमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेक श्योर है कि अगर आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ग्राफिक्स का मैंने मना किया है कि कोई भी ग्राफिक्स इसके अंदर यूज ना करें, कि जब आप यहाँ पे इवन लिंक भी मेंशन कर रहे हैं तो लिंक वाला जो हमारा ग्राफिक होता है वो चेंज जैसा, तो वो भी हमें यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। इवन इनके लिए भी हमें कोई भी ग्राफिक्स यूज नहीं करने हैं, स्टैंडर्ड हेडिंग्स को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड जब भी हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, ये वाले क्वांटिफिकेशन को तो ध्यान रखना ही है, और भी आप अलग अलग तरीकों से क्वांटिफाई करवा सकते हो। जैसे कि आप बोलो कि एनालाइज डेटा सेट्स, है ना, हमने एक तरफ बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट गाइस, कि ये हमारे काफी अच्छा रिज्यूमे बन के आ सकता है। अब इसी का ही मैं यहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट भी बता देती हूँ कि इस वर्ड डॉक्यूमेंट को मैंने अटैच कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप आके अपने नेम को एडिट कर सकते हो, अपने और इसको डाउनलोड करके, ऑब्वियसली इसको डाउनलोड करके आप इसके नेम वगैरह और बाकी सारी चीजों को एडिट कर सकते हो। इसको डॉक फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लो या किसी और फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, या कॉपी पेस्ट करना चाहो किसी और अपनी खुद की डॉक फाइल में तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग दी ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट। एंड अगर हम इसको व्यू करके देखेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF, तो हम PDF फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर टेलरिंग योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे टेलरिंग करना, ChatGPT से आप हेल्प ले सकते हो। ओवर स्टफ नहीं करना है कीवर्ड्स को, बट लिमिटेड वे में आप यहाँ पे दिखा सकते हो। स्किल्स को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। समरी तब यूज करो जब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स को भी काफी अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है। एक पेज का रिज्यूमे फ्रेशर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है।